तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया है, लगभग 43 तक है ना। 43 में क्या है, क्या मेंशन है 43 में? यस, और एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास है ना, कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको सरकार बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44। इसको कहते हैं समान नागरिक संहिता। यह बड़ा ही चर्चाओं में रहा है, अक्सर अभी भी बहुत ही चर्चा में रहता है। सरकार अभी तक ये पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार इसको लागू करने का पूरा प्रयास करेगी। ये है क्या, पहले तो ये समझो आप, क्या भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए भारत का कानून एक समान है? तो कहां अलग है? अच्छा मान लीजिए क्या कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने, किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो क्या उसको सजा देते टाइम ये देखा जाता है कि वह कौन से धर्म से है, कौन से जाति से है, कौन से क्षेत्र से है? कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही प्रोसीजर है, एक ही सजा है? ऐसा तो नहीं कि अलग अलग है, कि मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपके लिए अलग सजा है, आप बिहार से तो आपके लिए अलग सजा है, आप हिंदू हो तो आपके लिए अलग सजा है, आप मुसलमान हो तो आपके लिए अलग सजा है। ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो जो क्रिमिनल मामले हैं उसमें तो कानून एक समान है, लेकिन जो सिविल मामले हैं उसमें कानून एक समान नहीं है। अब सिविल मामले क्या होते हैं? सिविल मामलों का मतलब होता है जैसे शादी, तलाक, एडॉप्टेशन, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी का सारी चीजें जो वंश, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होती रहती है, इन सब के लिए कानून अलग अलग है। जैसे हिंदुओं के लिए शादी का कानून है हिंदू मैरिज एक्ट, और मुसलमानों के लिए शादियों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक जर्नल कोडिफिकेशन नहीं है जो देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों के लिए एक समान है। मुसलमानों में तलाक की विधि अलग है, हिंदुओं में तलाक का सिस्टम अलग है, ठीक है। इससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सरकार, ये सोचो, संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था कि पूरे देश में रहने वाले लोगों के लिए सारे कानून, खासकर सिविल कानून भी एक समान होने चाहिए, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाए। क्यों नहीं लागू हो पाए? क्योंकि कुछ संप्रदायों को, वर्गों को लगता है कि इससे हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा, इससे हमारे धार्मिक अधिकारों को, धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, इस वजह से वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन गोवा वैसा पहला राज्य है जिसमें यूसीसी बहुत पहले से लागू है, ठीक है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड ने कानून बना के अपने यहां भी क्या लागू कर दिया है, यूसीसी। लेकिन पूरे देश में ये एक समान ऐसा नहीं, लेकिन सरकार का ये लक्ष्य है, सरकार का ये उद्देश्य है कि हमको एक दिन पूरे देश में यूसीसी लागू करवाना है, ठीक है। खासकर इस सरकार का, इन्होंने अपने जितने भी वादे किए थे लगभग उसको पूरा करने का काम किया है। अब इनका एक वादा और बचा है, कौन सा? यूसीसी, ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इन्होंने वादे किए थे कि हम 370 हटा देंगे, हटा दिया। राम मंदिर बनाने की बात कही थी, बना दिया। और अब इनका एक 3 सबसे बड़े मुद्दे थे इनके पास, 2 मुद्दे पूरे हो गए, यही सबसे तीसरा मुद्दा बचा हुआ है। क्या? यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है। तो लिख लो, इसमें लिखो, अनुच्छेद 44 में भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक जैसी, सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा भाई?
ठीक है। अब लिखिए आर्टिकल 45, इसमें है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु, कहां से? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, कौन से भाई? शारीरिक व मानसिक। समाज में मानसिक विकास पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, सिर्फ शारीरिक विकास पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेंटल डेवलपमेंट। आपने देखा होगा सरकार अलग अलग कुछ घरों के बीच में आंगनवाड़ी खुलवाती है, देखा है आंगनवाड़ी? आप लोग गए हो आंगनवाड़ी में, पढ़े हो वहां से? है ना? तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए 0 से, जैसे शहरों में तो कॉन्सेप्ट है प्ले स्कूल का, है ना, बच्चों, माँ बाप पेरेंट्स अपने बच्चों को प्ले स्कूल भेज दिए, वहां बच्चे खेल रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। लेकिन गांवों में तो ऐसा प्ले स्कूल है नहीं, तो सरकार ने आंगनवाड़ी का प्रोविजन किया हुआ है कि वहां पे जाएंगे बच्चे, वहां खेलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, उनके शारीरिक मानसिक विकास को ताकि बढ़ावा मिले, है ना। और वहां उनको कुछ न्यूट्रिशन का भी ध्यान दिया जाता है, खाने पीने का मिलता है। आपके अगल बगल कोई आंगनबाड़ी हो तो आपको वहां जाना चाहिए, आप देखो जाके। ये एज ए नागरिक आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हों आपके अगल बगल, आप वहां जाओ, देखो। हाँ, तो जाके वहां आपको एक तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे आपके बगल में कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी होगा, पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देखे हो कभी? हर एक गांव में लगभग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले होते हैं। वहां बहुत सारी दवाइयां आपके लिए मुफ्त में आती हैं, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेगा। बस आप जाके अपने जो चीजों की प्रॉब्लम है आपको, उस चीज की आप दवाई मांगिए। बहुत सारे मल्टी विटामिन वहां फ्री मिलेंगे आपको, खासकर लड़कियों के लिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन की टैबलेट्स, बहुत सारी टैबलेट्स ये आती है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन आप लोग लेते नहीं हो, तो वो लोग क्या करते हैं फिर? वो लोग मार्केट में बेच देंगे, मेडिकल स्टोर्स में, और फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप वहीं से खरीद के लाओगे पैसा देके, जबकि गवर्नमेंट ने आपके लिए फ्री में भेजा है। कभी आप प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं 5वीं तक के, आपको जाना चाहिए, जाओ एक दिन वहां पढ़ा दो, ऐसे देख के आओ, आपको मजा आएगा। बच्चों से बात करो, एज ए सिटीजन, एज ए अवेयर सिटीजन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सर गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं वो सही से रन कर रहे हैं कि नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है देखना। हर जगह सरकार के अधिकारी थोड़ी ना आके देखेंगे, उनके पास तो बहुत काम है। जनता की क्या जिम्मेदारी है? एक जागरूक जनता, उसकी भी जिम्मेदारी है कि सब चीजें ठीक ठाक चले, ठीक है। तो लिख लिया आपने आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 लिखिए। आर्टिकल 46 इसमें है कि राज्य एससी, एसटी, ओबीसी, नाम सुना है इनका? एससी मीन्स एसटी, ओबीसी व अन्य कमजोर वर्ग, जो भी कमजोर वर्ग है, दिव्यांग हो गए, महिलाएं हो गई, ठीक है, अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ मीन्स पैसे, ठीक है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, उनके कमाई और पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। लिख लिया? एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट, एसटी मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स। आप लोग बहुत सारी ऐसी कैटेगरी से आते होंगे, है ना, समझ रहे हो बात को ना? ठीक है। और अन्य दुर्बल वर्गों से, क्या लिखा आपने? अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि का प्रयास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 47। इसमें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गांधीजम से प्रेरित है। गांधी जी शराब के बड़ा ही विरोध करते थे, शराबबंदी की बात करते थे, है ना, क्यों कहते थे कि इससे बहुत सारा क्या होता है, क्राइम होता है। कोई शराबी आता है, शराब पी के घर में महिलाओं और अपने बच्चों को पीटता है,
तो पूरा घर परिवार परेशान रहता है ना। इसीलिए बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा कि शराबबंदी का कॉन्सेप्ट आया, शराबबंदी। लेकिन राज्यों ने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं बिकती है शराब जहां शराबबंदी है। जैसे आपके बगल में एक राज्य है बिहार। बिहार गांधी जी से बड़ा प्रभावित है, क्योंकि आप जानते हो कि गांधी जी ने पहला आंदोलन चंपारण मूवमेंट वहीं शुरू किया था, और कईयों बार बिहार आते जाते रहते थे वो। तो बिहार गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए, अब देख लो, कोई भी राज्य आज शराबबंदी करता है तो यह आसान मामला नहीं, आसान बात नहीं है। बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राज्यों की सबसे ज्यादा कमाई वहीं से होती है। किससे? शराब से। तो राज्य अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग त्यागते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में शराब बैन नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे, यहाँ आप देखा होगा हर जगह सरकारी शराब की दुकान खुली है, उसमें लिखा भी होता है, मतलब सरकार खुलवाई हुई है ना। क्यों? क्योंकि सरकार को बहुत पैसा आता है। आप देखोगे कि लोग सुबह से लेकर शाम तक खाना ना खाए हों, बीमार हों, दवाई ना कराए हों, लेकिन जो शराब के आदी हैं वो जाके रात में शराब जरूर पिएंगे। तो वो पैसा सरकार को जाता है, और शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जिन राज्यों ने शराबबंदी लागू की है वो अपने रेवेन्यू का बहुत बड़ा रिसोर्स छोड़ दिए। और ये जान लो कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा या कम होगा तो वो सरकार प्रभावी नहीं होगी। जिस सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा वही सरकार प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश देखो दिनों दिन तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसे बहुत है यूपी में, उत्तर प्रदेश सरकार के पास। लेकिन बिहार पिछड़ जाता है। क्यों? बिहार के पास पैसे नहीं है। तो जिन राज्यों के पास पैसे होंगे वो ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे। और रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स कहां से आता है? अल्कोहल से, है ना। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे भी जब सब कुछ बंद था तो सरकार ने कहा कि एक ही चीज खोलूंगा, शराब की दुकान, और सबसे पहले वही खोला। और जो लोग बंद थे, घरों में तड़प रहे थे, हैं, वो घर से निकलते ही भागे और शराब की दुकान में पहुंच के शराब लेके शराब पीना शुरू कर दी। सरकार ने कहा हाँ अब मजा आ रहा है, अब पैसे आएंगे अपने। ठीक है, तो लिखो इसमें, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों, मादक द्रव्य वही है शराब, नशीली पदार्थ, ठीक है, जितने भी नशीले पदार्थ हैं। आपने देखा होगा सरकारी भांग की भी दुकान होती है, सरकार भांग की दुकान भी खुलवाती है, तो ये सब मादक द्रव्यों में आते हैं। द्रव्य मतलब नशीली पदार्थ है, ऐसे लिख लो, नशे वाले पदार्थ, है ना। लिख लिया आपने? क्या लिखा? द्रव्य। और हानिकारक औषधियों को बैन करेगा। और हानिकारक औषधियों को क्या करेगा? जो हार्मफुल, जो हार्मफुल मेडिसिन है उनको क्या कर देगा सरकार? बैन कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, खांसी में एक दवाई पी जाती थी कोरेक्स, लोगों ने उसका नशा करना शुरू कर दिया। पहले आपको खांसी होती तो आप एक ढक्कन, दो ढक्कन, एक चम्मच, दो चम्मच पी के आराम करते थे, खांसी ठीक हो जाती थी। अब लोग बोतल की बोतल पिए जा रहे हैं। ये पी रही है। तो ऐसी और बहुत सारी दवाइयां, जैसे आपने सुना होगा झंडू बाम का नाम सुना है? लोग झंडू बाम का नशा कर रहे हैं, झंडू बाम को ब्रेड में लगा खा जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और, हाँ मतलब अब तुम लोग करने मत लग जाना ऐसा कि सुन के करने लग जाओ। जो समाज में चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं, सबको नशा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उन दवाइयों में क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। और अल्कोहल भी देखो, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं, है ना। ये है एथिल अल्कोहल और ये है मेथिल अल्कोहल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खासकर ट्रैवल इलाके में घर में शराब बना लेते हैं, देखा है? और कईयों लोकल शराब बनाने की दुकान, अरे आप यहाँ पीछे पीछे गांव में भी जाएंगे तो लोग बनाते होंगे, ठीक है, पता लगाइए।
हाँ, देसी शराब खुद से बना लेते हैं। तो कईयों बार वो बनाने के चक्कर में क्या होती है, शराब जहरीली हो जाती है, क्योंकि जो पीने वाली शराब है वो एथिल है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो एथिल की जगह मेथिल बन जाती है। हाँ, उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन अगर ऐसे हो गया तो वो जहरीली हो जाती है। और आपने सुना होगा कि फिर मर जाते हैं लोग पी के। तो न्यूज आती है कि जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की मौत। बिहार में ऐसा बहुत होता है। क्यों? क्योंकि जहां बैन है ना, वहां ज्यादा शराबें बनती हैं लोकल लेवल पे, छुप छुप के गांवों में, दूर दराज के इलाकों में, और यही फिर बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या लिखा, हानिकारक औषधियों को सरकार राज्य क्या करेगा, बैन करेगा। ठीक है, अब कितना बैन करता है आप देख रहे हो, है ना। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बैन है, डीपीएसपी में सब लिखा हुआ है। तो क्या ये हानिकारक है, नहीं है? फिर क्या सरकार की नजर में क्या पता हानिकारक ना हो। बड़े बड़े एक्टर इसका प्रचार कर रहे हैं, है ना। बिमल, जुआ केसरी है, जो बड़े एक्टर्स हैं आप देखो, इनको शर्म नहीं आती। शाहरुख खान हो, सलमान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ये बड़े एक्टर, ठीक है, लेकिन ये पैसों के लिए लोगों को गुटखा खाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए और जुआ को केसरी करिए, और फिर पूरा शहर केसरी कर दीजिए थूक थूक के। इसीलिए भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, है ना, कि लोग गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे और थूक देंगे। अब एक कल्चर ही है हमारे यूपी में खासकर अलग। अब लिखो 48, आर्टिकल 48। आपने ये सुना है कि भारत में गौ हत्या बैन है। गाय की कोई हत्या नहीं कर सकता, गाय का कोई मांस नहीं खा सकता। वो कहाँ लिखा है? वो इसी में लिखा है, आर्टिकल 48। अब लिखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं होता, भारत के कई ऐसे पार्ट हैं जहां होती है। ठीक है, तो लिखो, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक कृषि व पशुपालन को क्या बनाएगा? आधुनिक बनाएगा। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाएगा, आधुनिक व वैज्ञानिक बनाएगा, और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। कौन से पशु भाई? दुधारू पशु। बैन लगेगा, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। ठीक है, तो भारत में ये माना गया कि गाय एक सबसे कॉमन पशु है जो हर घर में होता है ना। और गाय भारतीय संस्कृति से बहुत क्लोज जुड़ी भी हुई है। गाय को गौ माता कहते हैं लोग। तो इस तरह से ये हो गया कि गाय की हत्या नहीं हो सकती, गौ मांस पे प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, अब फिर बाद में मामला क्या होगा, राजनीतिक हो गया, है ना। आज भी ये मामला राजनीतिक हो गया, लेकिन प्रयास ये था कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या नहीं होगी, और एग्रीकल्चर और जो पशुपालन है उसको क्या करेंगे, साइंटिफिक बनाएंगे, एडवांस बनाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, और इसी में है, लिख लो 48A, एक अमेंडमेंट करके इसमें लिखा गया। ए में लिखियो कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का, पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करने का तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। मतलब पर्यावरण, वन व वन्य जीव, इनकी क्या करेगा, रक्षा करने का प्रयास करेगा, है ना, प्रयास करेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज बनाए हैं सरकार ने, जैसे वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, भूमि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं सरकार ने, क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हम दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में से एक हैं, टॉप 5 में रहते हैं हमेशा पॉल्यूशन में। और पॉल्यूशन ने लोगों की जिंदगी बहुत बर्बाद की। आप देखो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है,
2-3 दिन पहले से लोग इंडिया गेट पे खड़े होके जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली का AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स 800,000 पहुंच जा रहा है। मतलब तुम दिल्ली की हवा में अगर सांस ले लिए तो समझो 10-20 सिगरेट पीने के बराबर है। तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो, तुम कहते हो अरे मैं तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूं, लेकिन तुम हवा में सांस भी ले लिए तो उतना धुआं, उतनी जो पोल्यूटेड गैसेस है तुम्हारे अंदर चली गई। आपके क्षेत्र की भी यही हालत है। कोई कम यहाँ तो कोई मेजरमेंट ही नहीं होता। यहाँ तो उससे भी ज्यादा पोल्यूशन होगा। आप अभी आगे निकलोगे बीना शक्तिनगर की तरफ तो यहाँ कौन सा पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5 एंड PM 10, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपके लंग्स में लगातार बैठेंगे और आपके लंग्स को ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आप फिर अस्थमा से, दमा से और बहुत सारी एलर्जी बीमारियों से ग्रसित होंगे। और है ऐसा, है ना। तो प्रदूषण की समस्या बहुत है इंडिया में और लगातार बढ़ रही है, ऐसा नहीं कम हो रही है। हमने सब कुछ प्रदूषित कर दिया है, हवा, पानी, नदियां, पहाड़, जंगल। शहर तो बचे ही नहीं, वैसे भी कुछ नहीं बचा है। और जिन देशों को आप कहते हो कि यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां पॉल्यूशन भी नहीं है। समझ रहे हो। जैसे आप यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, वहां बहुत ज्यादा औद्योगिकरण है लेकिन इन्वायरमेंट भी सुरक्षित है। वहां की नदियां बहुत साफ हैं। टेम्स नदी लंदन की ऐसी है कि आप पानी उठा के पी लो। हमारे यहाँ तो नदी को माता कहते हैं लोग, गंगा मैया, लेकिन पानी कितना ज्यादा प्रदूषित है। लोग पीते भी हैं, आस्था है यहाँ पे ना, धार्मिक आस्थाओं की वजह से लोग जाते हैं गंगा जल पीने, गंगा में स्नान करने। लेकिन पानी ऐसा है कि अगर आप स्नान कर लो, नहा लो तो बीमार हो सकते हैं। क्योंकि शहरों का सारा जो मल है, सारा जो सीवेज है, नदी में छोड़ देते हैं। सोचो, आपको लगता है लोग, आप हमारे कल्चर में आ गया है ना चीजें, हम लोग ऐसा करने लगे हैं कि घर का कूड़ा निकाल के रोड पे फेंक देंगे। आपके घर के अगल बगल या आप लोग भी करते होंगे ऐसा कि घर में झाड़ू लगाए, सफाई किए, कूड़ा उठाए और कहां फेंक दिए, रोड पे। आपको लगा सफाई हो गई, ये सफाई नहीं है, आपने गंदगी फैला दी, है ना। और जो कूड़ा उठाने वाला आता है तो आप उसको कहते हो कूड़े वाला आ गया। वो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले आप हो, क्योंकि कूड़ा आप फैला रहे हो। वो तो सफाई वाला सफाई कर रहा है, वो मित्र हैं इन्वायरमेंट के आपके। ठीक है। तो ये सरकार का देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार चीजें और ज्यादा बुरी होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो भारत प्रभावित होगा, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। क्लाइमेट चेंज मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ये मत समझो कि सिर्फ गर्मी पड़े तो वही क्लाइमेट चेंज है। जितने भी एक्सट्रीम वेदर हैं, कंडीशंस हैं, वो सब क्लाइमेट चेंज में आते हैं। मतलब ठंडी पड़े तो बहुत ज्यादा ठंडी, गर्मी पड़े तो बहुत ज्यादा गर्मी, बरसात हो तो एक ही दिन में इतनी बरसात हो जाए बाढ़ आ जाए। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्यों? पॉपुलेशन बहुत है। और क्लाइमेट चेंज को सबसे अच्छा कम करने का सबसे अच्छा उपाय है कि 1 लेसर बेबी, एक बच्चा कम करें लोग सबसे। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन फैला रहा है? इंसान। शेर जंगल को प्रदूषित नहीं करता, समझ रहे हो। बाकी जानवर जंगल को, जमीन को, नदियों को गंदा नहीं कर रहे हैं जितना इंसान कर रहा है। तो लोग अगर अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाएं, ठीक है, और मैं तो कहता ही हूं कि बच्चे ना ही अच्छे, है ना। लेकिन अगर मान लो आपको मन नहीं मार रहा, आपको बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, तो एक कम अच्छे कर लो भाई। आप 2 करने जा रहे तो एक करो। एक जब कहेगा जो एक ही करने जा रहा था तो ना ही करे, उससे बढ़िया बच्चे अडॉप्ट कर लो ना, गोद ले लो आप। बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं ऐसे, देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे चौराहों पे आ जाओ घूम रहे होते हैं, आपके पास भीख मांगने के लिए आ जाएंगे कि दीदी भैया। वो कहां से आ गए? आपको उनको देख के कैसा लगता है? मुझे तो उनको देख के उनके माँ बाप के ऊपर गुस्सा आता है। उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? उनके माँ बाप की। वो तो बस मजे मजे में पैदा कर दिए, उनको तो नहीं आइडिया था कि क्या होगा आगे चल के। ऐसी बहुत बड़ी आबादी है देश में, छोटी मोटी आबादी नहीं। उनका कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? जब आप लोग अवेयर होगे तब। उन्हीं बच्चों को गोद ले लो, बच्चा पालने का बड़ा शौक है तो फिर कहोगे नहीं नहीं वो बच्चा कैसे मैं पालूं, अपना खून होना चाहिए। वो भी अपना ही खून है ऐसा कि नहीं है?
लेकिन अडॉप्ट नहीं करते लोग, खतरनाक। आप लिखिए आर्टिकल 49। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कभी किसी धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल, कल्चरल साइट्स पे गए होंगे, देखा है आपने, कभी गए हो कि कोई पब्लिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, आप वहां गए हो, बहुत अच्छी जगह है, संरक्षित जगह है, लेकिन अब बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो फिर आपने वहां पे जाके देखोगे कि कुछ लोग ऐसे दिल बना के लिखेंगे ए लव्स बी। देखा आपने? बहुत जगह है ऐसा। यहां तक कि मैं अभी बता दूं, मैं आजाद पार्क में इलाहाबाद में एक जगह विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, वो वीडियो आप देखोगे, वो डाला है मैंने, विक्टोरिया मेमोरियल पे लिख दिया लोगों ने। विक्टोरिया मेमोरियल इस याद में बना था कि जब 1858 में एलिजाबेथ ने लेटर भेजा था वायसराय को कि अब भारत की जनता ब्रिटेन की जनता है, और वो लेटर वहां पढ़ा जा रहा था, उसकी याद में एक मेमोरियल बना, और उसी मेमोरियल पे लोगों ने जाके, बच्चों ने जाके अपने प्यार का इजहार कर दिया। भाई वो कोई जगह है? यहां से आप बगल में एक हनुमान मंदिर है, आप जाओगे, बड़ी अच्छी सीढ़ियां बनी हुई, दोनों तरफ जंगल है, क्या शानदार व्यू है, लेकिन सीढ़ियों पे, हर दूसरी सीढ़ी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पत्थरों पे भी। किसी वाटरफॉल पे आप जाओगे, वहां बड़े बड़े शब्दों में। क्या चुल मची हुई है हमारे लोगों को ऐसा कि नहीं हम लिखना चाहते हैं, है ना? तो आर्टिकल 49 में यही लिखा गया है कि हम अपनी ऐसी साइट्स को संरक्षित करेंगे, उनको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने दोस्तों को कहना कि ऐसा मत करना भाई, ठीक है? और आप भी अगर करते होंगे तो मत करना, बहुत ही गंदी चीज है। लिखो आर्टिकल 49, राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं, उनकी क्या करेगा? रक्षा। अगर ताजमहल में सुरक्षा ना होती ना, तो लोग ताजमहल में जाके लिख देते ऊपर, ये जान लो, क्योंकि ताजमहल तो कहते हैं तो प्यार की निशानी ही है, तो क्यों ना मैं मुमताज की जगह अपने प्यार की निशानी बना दूं इसको। वो तो है कि वहां सुरक्षा का पूरा ध्यान है ना? आपके आने कोई सामान नहीं ले जा सकते आप वहां पे, हर चीज आपकी जमा करा दी जाती है, तब जाके वो चीजें संरक्षित हैं, फिर भी बची नहीं हुई है। लोग अपने से जाके कुछ न कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करते ही रहते हैं, है ना? आप लोग कभी गए हो ताजमहल देखने? सिंबल ऑफ लव, पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं, जाना चाहिए कभी आप, ठीक है? तो आपने लिख लिया, क्या लिखा? कि जो भी सांस्कृतिक और नेशनल इंपॉर्टेंस के चीजें हैं, उनको क्या करेगा? संरक्षित करेगा। कोई बिल्डिंग्स हो सकती है, कोई किला हो सकती है। यहाँ एक किला है, कभी आप गए? चुनार का किला, बड़ा ही फेमस किला है। तो ऐसी जगहों पर भी लोग जाके गंदगी फैलाते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन कर देंगे। बहुत जगह आपने देखा होगा कि जंगलों में लोगों में अब एक कल्चर आ गया पिकनिक मनाने का, चलो चलते हैं, लेकिन वो पिकनिक के बहाने उस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जाओगे वहां, वो खाएंगे, बनाएंगे और गंदगी वहीं फैला देंगे। बाहर के लोग, अमेरिकन और यूरोपियन सोसाइटीज के लोग इस मामले में बड़े ही एडवांस हैं। वो अपना रैपर भी फाड़ेंगे तो अपनी पॉकेट में रखेंगे और उसको ले जाके वहां डिकम्पोज करेंगे जहां करना चाहिए, और आपने फाड़ा। और आपका ये इन्वायरमेंट ही देखो, कैंपस ही देखो, कितना अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन क्या उतना है? नहीं। इसको गंदा किसने किया है? आप लोगों ने। स्वीकार तो कर रहे हो, पहली बात तो यही है, कम से कम स्वीकार करना सीखो। गलती स्वीकार करोगे तभी आप गलती को दोहराओगे नहीं। तो ये आपकी आदत में आना चाहिए कि हम कहीं भी कुछ खाएं तो फेंके ना, कहीं भी थूके ना, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, आपके नेचर में आ जाइए, ठीक है? अब लिखो आप आर्टिकल 50 अर्धशतक आपने लगा दिया है। 50 में क्या है भाई? आपने देखा होगा, मैंने इसको पहले भी आपको बताया है कि सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ऐसा है क्या कि इंडिया में बहुत सारे पोस्ट या पद ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जुडिशरी का भी रोल निभाते हैं, वही बड़े पावरफुल हो जाते हैं, जैसे एसडीएम, डीएम, ठीक है,
ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब ये मजिस्ट्रेट कैसे हो गया? इसको मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मजिस्ट्रेट मीन्स न्यायिक पावर, लेकिन इसकी कोर्ट भी होती है अपनी, न्याय भी करता है, जबकि इसको न्याय का न्याय भी नहीं आता, जजमेंट का जे भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनकी उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं है, वो ये एलएलबी वाले नहीं है, ये लॉ वाले नहीं है। लेकिन इनको अब अंग्रेजों ने ये सारी परंपरा कर दी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास इतने सारे लोग नहीं थे, इतने ऑफिसर नहीं थे कि न्याय विभाग अलग करेंगे, कार्यपालिका अलग करेंगे, व्यवस्थापिका अलग करेंगे। वो कहते थे हमारे पास जो लोग हैं वही सब करेंगे। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात को पकड़ा और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कईयों मामलों में आरोपी ही यही होते हैं, समझ रहे हो? लोगों को परेशान करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। अब पता चला एसडीएम ने किसी का घर गिरवा दिया। अब उस व्यक्ति ने जिसका घर गिरा वो एसडीएम के खिलाफ कंप्लेन कर दिया और मामला कोर्ट में गया। किसके खिलाफ? एसडीएम खिलाफ, एसडीएम की कोर्ट में, और एसडीएम खुद ही जज है। तो अपने आप को सजा देगा कि मैंने गलत किया है, घर गिरा दिया, मुझे फांसी दे दी जाए, ठीक है। तो कईयों सारे मामले में ये जो पद होते हैं यही सरकार के एक तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जनता के विरोध में होते हैं, या कि जनता इनके खिलाफ ही केस की रहती है। ज्यादातर मामले सरकार के खिलाफ ही हैं। आज भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मिला के 5 करोड़ मामले पेंडिंग है। 5 करोड़। आप जानते हो ना कि हमारे यहाँ जुडिशियल हियरिंग में बहुत टाइम लगता है। कोई एक मामला चला तो कई सालों चलता है, सुनवाई नहीं हो पाती। क्यों? केसों की बहुत सारी पेंडिंग है, क्योंकि लोग संख्या नहीं है और केस बहुत ज्यादा है। जितने जज नहीं है, जजों पे बहुत ज्यादा वर्डन है और जज छुट्टी बहुत मनाते हैं, समझ रहे हो? और जजों पे कोई बोल नहीं सकता। अभी मैं बोल दूं ना, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन लग जाए, ठीक है। कई लोग बोलते भी है, नहीं डरते कि जो करना है कर लो, क्योंकि जुडिशरी अपने आप को इतना मजबूत बना के रखती है कि आप उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोलोगे तो बोले गए, वो लोग कहेंगे कि न्याय की पवित्रता का उल्लंघन है, न्याय की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो इनके आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया जाता है और वो किसी को भी सजा दे सकते हैं, किसी को भी सजा दे सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन कुछ होते हैं एक्टिविस्ट टाइप के लोग बोलते हैं। जैसे एक वकील हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, वो बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत आलोचना करते हैं। तो एक बार कोर्ट ने उनको बोला कि आप बहुत बड़े वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ही, ठीक है। उन्होंने एक जज, एक सीजीआई थे उस टाइम पे, वो बहुत एक महंगी बाइक चला रहे थे, बहुत महंगी बाइक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से आई है बाइक इनके पास, मामला घोटाला करप्शन का हो सकता है। उन्होंने ये बात दिल पे ले ली कि अच्छा मुझे तुम ऐसा बोलोगे। उन्होंने बोला कि इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। तो उन्होंने बोला मैंने कोर्ट को नहीं कुछ बोला है, मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो अब इन्होंने, वो तो सीजीआई, उन्होंने बोला कि मैं ही कोर्ट हूं अभी समझो, और उन्होंने बोला कि हम तुमको सजा देंगे। तो बोले तुम दे लो सजा, तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हम उस सजा को मानेंगे नहीं। अब ये भी अड़ गए दोनों लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत बड़ी सजा देंगे। बोले आप जितनी बड़ी देना है दे लीजिए। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे अब, और 1 रुपए की पेनाल्टी लगाएंगे, 1 रुपए की। इन्होंने कहा हम 1 रुपए भी नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो आप। अब कोर्ट ने, बताओ ये कोर्ट का अपमान होता ना कि 1 रुपए की पेनाल्टी लगाए और सामने वाला कह रहा है वो भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने खुद उनकी तरफ से पेनाल्टी भी भरा, सजा लगाया और कहा कि ये व्यक्ति पेनाल्टी नहीं दे पा रहे हैं तो इनकी तरफ से 1 रुपए कोर्ट को पेनाल्टी भरेगी। तो कोर्ट भी कुछ मामलों में अपने आप को बहुत ज्यादा सीमित करके रखी है, ठीक है। इसीलिए बदलाव की जरूरत है। जैसे जजों की नियुक्ति का मामला है, सबसे बड़ा मामला वही है। जजों की नियुक्ति कैसे होती है? एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। जज ही जजों को नियुक्ति कर लेते हैं, उसमें कोई एग्जाम नहीं होता ऐसा जैसा ऑल इंडिया एग्जाम हो जाए। जज नो डाउट वहां जो बैठे हुए योग्य हैं, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि वही सबसे योग्य है? तो कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना जैसे यूपीएससी एग्जाम कराती है ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, ऐसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। लेकिन कोर्ट मना कर देती है, बोलती है ये हमारी न्याय की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे इस रिफॉर्म्स की बात चल रही है। और जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऐसे ही ऑल इंडिया टीचिंग सर्विसेज होने चाहिए। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि देश का बेड़ा गर्क इसलिए हो पड़ा है क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया, टीचर्स को मजबूत नहीं किया। समझ रहे हो? आप देखते हो टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है,
फर्जी तरीके से लोग पेपर लीक करवा के टीचर बन जाते हैं। और टीचर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस देश के निर्माण में, लेकिन लोग टीचर को न तो इतनी समाज में इज्जत दे रहा है और उसका रिक्रूटमेंट भी सही से नहीं हो रहा है। तो एक संस्था बननी चाहिए थी, कौन सी? ऑल इंडिया टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन या ऑल इंडिया टीचर्स रिक्रूटमेंट एसोसिएशन, कुछ ऐसा बोर्ड ऐसा था। तो देश से, और देखो सबसे बुद्धिजीवी लोग वहां जाते हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा होता है, पावर होता है। ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ लोगों का इतना ज्यादा रुझान क्यों है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि पैसा और पावर। हर व्यक्ति सफाई कर्मी क्यों नहीं बनना चाहता, ग्रुप डी की नौकरी करना नहीं चाहता? क्योंकि ना तो पावर है ना पैसा है। अगर सरकार को प्रायोरिटी देखना होता है कि जिस सेक्टर को मजबूत करना हो, मान लो अभी सफाई कर्मी की जरूरत बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, ठीक है, सरकार कह दे कि एक कलेक्टर से भी ज्यादा सैलरी किसको दूंगा मैं? सफाई कर्मी को। फिर देखो सारे लोग सफाई कर्मी बनना शुरू कर देंगे। सारी जो दिमाग है, बेस्ट ब्रेन है, वो कहेंगे अब जाना है मुझे कहां? सफाई कर्मी में। और वही सबसे प्रेस्टिजियस जॉब बन जाएगी, समाज वाले इज्जत करेंगे, सफाई कर्मी है, आइए आइए, आप बहुत बड़े सफाई कर्मी हैं। जैसे आप बहुत बड़े नौकरशाह हैं, नौकरों के नौकरशाह, वैसे ही आप बहुत बड़े सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी शाह आ गए आप। तो जहां सरकार फोकस करेगी, पावर और मनी इन्वॉल्व करेगी, लोग उधर ही तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, 50 लिख लिया आपने? सेपरेशन बिटवीन, लिख लो। राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। और एक और है लास्ट, आर्टिकल 51, इसके बाद तुम्हारा डीपीएसपी कंप्लीट। ठीक है, 51 लिखो। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रुके तो हुआ हूं मैं। हाँ 51 लिखो आप। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, ठीक है, का प्रयास करेगा। ठीक है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लॉ हैं, कानून हैं, उनके प्रति आदर रखेगा, उनको मानने का प्रयास करेगा। और बहुत सारी ट्रीटी होती हैं, आपने जानते हो ना, एक देश के दूसरे देश के साथ संधियां होती हैं, ट्रीटी होती हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक देखेगा। जैसे अभी भारत पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी थी, भारत ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करवाया। कौन सी हमला? जिसमें ऑपरेशन सिंदूर बना चला। तो भारत ने कहा कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, उसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये। उसमें क्या है कि भारत की जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, पंजाब की खासकर 3 बड़ी नदियों, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। ये ट्रीटी में लिखा हुआ है। सरकार ने कहा कैंसिल, नहीं दूंगा पानी तुमको। लेकिन सरकार ऐसे पानी रोक तो पाएगी नहीं। अभी नदियों का पानी रोकना आसान बात है क्या? एक दिन में आप पानी रोक लोगे? लेकिन हाँ, शब्दों में तो कही दिया ना कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनाओ, नहरें निकालो, और वो पानी मोड़ के आप इधर ला लो। कहाँ? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। तो यह संभव हो सकता है, लेकिन एक दिन की बात नहीं है, कई साल लगेंगे इसमें। लेकिन ट्रीटी तो खत्म ही कर दी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ट्रीटियां हैं। जैसे नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी, एक ऐसी ट्रीटी है कि कोई भी व्यक्ति नए परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, और कहीं भी नहीं करेगा, हवा में, पानी में, आकाश में, धरती के नीचे, कहीं भी नहीं करेगा। तो ऐसी संधियों को सम्मान करना, बढ़ावा देना, ये सब आर्टिकल 51 में लिख दिया। तो कंप्लीट हो गया आपका डीपीएसपी। अगली क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मीन्स मूल कर्तव्य। ठीक है, चलो।